इनकम मेथड पढ़ा, ओके। कुछ रीडिंग वीडिंग करने बोले थे आप लोगों को, आप लोगों ने किया? आप एक काम करो, सुनो, थोड़ा सा मैं अभी प्रैक्टिकल डिस्कशन घंटा सवा घंटा करा करके ना, कुछ जो थ्योरी रीडिंग करने बोले कि मुझे थ्योरी बहुत आता है, 4-4 मार्क्स 3-3 मार्क्स का लिखने बहुत आता है, तो वो हम ना बुक से कुछ कुछ वर्ड को अंडरलाइन कराएंगे। वो वर्ड को आप या तो अपने कॉपी में लिख लिए, या वो इंपॉर्टेंट वर्ड आप ध्यान में रखोगे ना, तो आप एग्जाम में आंसर कर पाओगे। बोलते ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर ध्यान में रहता है तो आपको वो पैराग्राफ लिखने में आसानी रहता है, तो वो आई विल गेट इट डन फॉर यू, ओके। बट ठीक है, अभी पहले थोड़ा सा उस चीज को, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कॉपी में आप लिखोगे एक्सपेंडिचर मेथड, पैराग्राफ नंबर वंबर कुछ बना रहे हो कि ऐसे ही लिख रहे थे बेटा? अभी 9 होगा, ओके। एक बार ना मुझे कॉपी देना, मैं जरा देखूंगा कि क्या पैराग्राफ आपने लिखा है, या फिर ना क्लास करने के बाद आप हमको फोटो खींच करके भेज देना। थोड़ा सा एसी बंद करके आता हूं, ठंडा लग रहा। लिखो अंडर दिस मेथड, ये जीडीपी कैलकुलेट करने का तीसरा मेथड है, ओके। लिखो अंडर दिस मेथड क्या लिखा? अंडर दिस मेथड वी कैलकुलेट जीडीपी by adding the value of goods and services by adding the value of goods and services purchased by each type of users for final consumption. So basically it is a demand side GDP calculation. Demand side GDP calculation. If, full stop करके लिखना, if some goods are purchased but not consumed, some goods are purchased but not consumed, थोड़ा सोच के, थोड़ा दिमाग लगा के बोलना। जीडीपी क्या है? हिंदुस्तान में कितना सामान बना, कितना सामान बना, वैल्यू एडिशन से निकाल सकते कि भाई इतना 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 उसमें वैल्यू एडिशन हुआ।
इनकम से निकाल सकते हैं कि भाई किस किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना कितना पैसा मिला, जो सामान बना तो किसी को ना किसी को तो पैसा मिला होगा। अब कंजम्पशन से निकाल रहे हैं, एक्सपेंडिचर से निकाल रहे हैं कि भाई जब सामान बना है तो किसी ने कंज्यूम तो किया होगा, सामान अगर बना है तो किसी ने कंज्यूम किया होगा, और अगर कंज्यूम नहीं किया होगा तो स्टॉक पड़ा होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर कंजम्पशन साइड से निकालोगे, एक्सपेंडिचर साइड से निकालोगे, तो खाली कंजम्पशन लेने से होगा या जो स्टॉक पड़ा है उसको भी लेना पड़ेगा? हाँ, उसको भी लेना पड़ेगा। तो उसको बोलते कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते? कैपिटल फॉर्मेशन। जो इंक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन स्टॉक होता है ना, उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जितना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है उसको भी यूज किया जाता है, उसको भी ऐड किया जाता है। ये थोड़ा अलग स्टाइल से निकाला जाने वाला जीडीपी है, आपको परफेक्टली समझ में आएगा जैसे हम फॉर्मूला लिखा देंगे तो। ओके, व्हाट द आइडिया इज, ये डिमांड साइड है। पहला वाला था सप्लाई साइड, वैल्यू एडिशन, किसने किसने कितना कितना वैल्यू ऐड किया। दूसरा वाला था इनकम साइड, भाई जिसने जिसने भी वैल्यू ऐड किया, वैल्यू ऐड करने की में तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुआ होगा, उसमें किसको किसको कितना कितना इनकम मिला। और तीसरा एक्सपेंडिचर साइड, कि भाई सामान बना तो किसी ने तो कंज्यूम किया होगा या किसी के तो घर में पड़ा होगा वो सामान, तो उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करके जीडीपी निकाला जाएगा। तो 3 तरीके से सेम जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है। लिखो, अंडर दिस मेथड। अच्छा, एक लाइन और बोल दो तो बेटा, सम गुड्स but not consumed and they remain in stock are also included in the GDP, in the GDP। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कुछ गुड्स हमने बनाया, हिंदुस्तान में बेच दिया, कुछ कंज्यूम हो गया, कुछ पड़ा है, वो पढ़ाई हो गया, लेकिन अगर एक्सपोर्ट कर दिए तो क्यों नहीं होगा? हम बनाए, यहां पे बनाए हैं, हम बना करके एक्सपोर्ट की। जो इंपोर्ट किए वो मत लीजिएगा, हम एक्सपोर्ट का बात कर रहे हैं। फिर इंपोर्ट नहीं होगा, ये तो आपने बोला, वो मैं बाद में माइनस कराऊंगा, पहले ये वाला बात बताइए। ऐड होगा ना अगर एक्सपोर्ट, तो इसीलिए दे यूज द वर्ड नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्योंकि अगर मैंने इंपोर्ट किया तो वो तो हिंदुस्तान का माल नहीं हो, तो बाहर से माल आया है। देयरफॉर द वर्ड इज नेट नेट एक्सपोर्ट। लिखो फर्दर, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड the goods manufactured in India and exported also form part of GDP. Full stop. Therefore, the formula is अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एमपी और फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग समझते हो। एमपी लिखने का और फैक्टर कॉस्ट लिखने का एक फर्क होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाला, तो वो ठीक है। मैं जीडीपी एमपी आपको लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखेंगे। लिखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट छोड़ के बाकी सब प्राइवेट में आ गए। गवर्न, यहां 2 ही सेक्टर है, पब्लिक और प्राइवेट। नहीं समझे? तो जितना भी प्राइवेट, फाइनल, व्हाई द वर्ड फाइनल? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग कभी भी ऐड नहीं करते, क्योंकि वो फाइनल कंजम्पशन के वैल्यू में तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड, जो मैंने एग्जांपल दिया था, वीट, आटा और केक। जब केक का वैल्यूएशन, भाई खाएंगे तो केक ना, अलग से उस केक वाला आटा को तो अलग से नहीं खा रहे ना, वो तो केक में इंक्लूडेड है। सो देयरफॉर द वर्ड
फाइनल कंजम्पशन, वो साला लोग इस सब में जगलरी करेगा। आने वाले सम्स में आप देखोगे, आपको गुस्सा भी आएगा कि साला इस सब में फंसाने की कोशिश कर रहा है। देयरफॉर ये सब वर्ड पे एकदम फोकस रखना, जैसा पहला क्लास में आप किए ना, एकदम इज्जत से स्ट्रांगली पढ़े, वैसे ही पढ़िएगा, क्योंकि ये एकदम ही वो सम सॉल्यूशन वाला चैप्टर भी है। प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को डिफेंस में खर्चा करना पड़ता है, एजुकेशन में खर्चा करना पड़ता है, सो वो सब भी तो देश में ही सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या चीज है ये? मशीन अगर हम बनाए, कंज्यूम नहीं किए, मशीन तो कंज्यूम होता नहीं हो, तो एसेट के रूप में पड़ा रहता है। तो मान लो इस बार हमने 1400 करोड़ रुपए का मशीन बनाया, तो बनाया तो है ही, देश का जीडीपी में तो ऐड होगा ही, तो भले वो कंजम्पशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, परचेज होकर के एसेट रूप में तो पड़ा है, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। सेम इज इंक्रीज इन स्टॉक भी यहीं पे आता है। कई बच्चों को लगता है ये तो कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें स्टॉक क्यों ले रहे हैं, तो स्टॉक कहां पे लें बता। अब मान लो मैंने 4 करोड़ का माल खरीदा, हम लोग इस तरीके से जीडीपी निकाल रहे हैं, उसमें से 3 करोड़ कंज्यूम कर लिए, 1 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिए ना 3 करोड़, जो स्टॉक पड़ा हुआ वो तो लेना पड़ेगा ना, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड हो जाता है। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब आप जो बच्ची बोल रही थी ना, आप बताओ आप यहां क्या बोल रहे थे, और वही काम किया क्या हमने जो आप बोल रहे थे। मतलब हमने मतलब क्या, बड़े इकोनॉमिस्ट लोगों ने काम किया, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको। आपने क्यों बोला था कि नहीं इंपोर्ट जीडीपी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया में नहीं बना, और जीडीपी का मतलब हिंदुस्तान, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का कहानी इसमें बनता। बाहर वाले लोग बनाएंगे तो बाहर वालों का जीडीपी है ना यार वो, तो हम लोग जो इंपोर्ट कर, अच्छा घुमा रहे थोड़ा सा, लेकिन आप समझते हैं अच्छे से तो बोल पाएंगे। तो माइनस क्यों कर रहे हैं यार, एक्सक्लूड कर देंगे, माने नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे, इग्नोर, समझिए इंपोर्ट को मान लो माइनस ही क्यों करा रहे हो, मेरा जीडीपी नहीं, हम इग्नोर कर देंगे। जो मन करता ले आओ, वही वाला ले आओ रोटी। ये बच्चा बोला नहीं, माइनस क्यों कर रहे हो, अपना जीडीपी नहीं है। नहीं एक्सपोर्ट का बात ही नहीं कर रहा, हम खाली इंपोर्ट है, देयर इज जीरो एक्सपोर्ट। मैंने इंपोर्ट किया 4 करोड़ रुपया का माल, तो माइनस क्यों करा रहे हो यार, वो मेरा जीडीपी नहीं है, इग्नोर कर दो। कंजम्पशन में या जीडीपी डोमेस्टिक कैपिटल में तो ऐड हुआ है, हमने कंज्यूम तो किया उसको। मान लो बाहर से हम लोग वो दुबई से वो क्या नाम उसका, खजूर मंगा के खाते हैं, अभी एक्चुअली खा रहे हैं हम 2-3 दिन से, घर में कहीं से आया हुआ है तो ये एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग में। अब वहां से मान लीजिए वो मीठा वाला खजूर नहीं होता, वो लोग पैकेट में आता है, तो वो खजूर मंगा करके खा रहे हैं, चलो वो मेरा जीडीपी नहीं है, तो माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसको इंक्लूड कर चुके हैं, बिकॉज वी हैड कंज्यूम, वी हैड ईटन, हम लोग तो खा लिए, तो क्योंकि कंजम्पशन में ऐड हो गया और वो हमारा नहीं है, इसलिए माइनस हो रहा है।
तो माइनस क्यों हो रहा है, और लॉजिक समझ में आया। और अगर हम कंज्यूम नहीं किए तो मेरे स्टॉक में पड़ा है, तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में पड़ा, उसको तो हटाना तो पड़ेगा ना, देयरफॉर माइनस। तो कई बार बच्चों के दिमाग में सब कंफ्यूजन आता है कि साला उसका है, हम माइनस क्यों करेंगे, हम तो ऐड नहीं करेंगे ना, आई डोंट ऐड इट, व्हाई माइनस। तो आंसर इज या तो कंजम्पशन में या डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में वो ऐड हो गया है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे देखो तो, इसको ना शॉर्ट में लिख लो ऐसे, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल अच्छा कई बार ना ये जो है ना, देख बेटा पहले देखो, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ना एक साथ मिला के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो अगर वो ब्रेकअप नहीं दिया है ना तो समझ जाना वो एक साथ दे दिया है। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दो अमाउंट दिया हुआ है तो उसके बीच इसके ये सब जगलरी करेगा वो लोग, हाँ, उसके बीच के अमाउंट को आप डेप्रीसिएशन बोल दीजिएगा। कई बार ऐसा गंदगी प्ले करता है कि इसका सारा डिटेल हम लोगों को दे देगा, इसका सारा डिटेल हम लोगों को दे देगा, ओके। और फिर क्या बोलेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रीसिएशन दो अमाउंट देगा, आपको तो ग्रॉस ऐड करना है ना, तो आप ग्रॉस ऐड करिएगा। यू गॉट इट। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चल नीचे में लिखो, जितना हम माल बनाए हैं वो ना ऐड होगा, जितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ उसमें से जो डिप्रीशिएशन हो गया है वो तो फिर कम प्रोडक्शन हो गया ना। मान लो हम 4 करोड़ का माल बनाए, 3 करोड़ डिप्रीशिएशन हो गया, तो हम 1 करोड़ का माल थोड़ी बनाए हैं, माल तो हम 4 करोड़ का बनाए ना। तो क्या हो गया, हम कितना बनाए हैं वो देखेंगे ना। लिखो, अलग से स्टार बना के, ये कितना नंबर पॉइंट था बेटा, 9। अब लिखो 10। ये बताना तो मैं पहले एक दिन बोला था, पहला दिन फर्स्ट क्लास में, मैं लिखाया कि नहीं लिखाया हमको बताना। हाँ लिखो, इसका कोई हेडिंग नहीं। हाँ लिखो, ऑल द 3 मेथड्स of GDP all the 3 methods of GDP should give the same amount of GDP. But that doesn't happen practically. Full stop. In a country like India, अपन उसको क्या इकोनॉमी बोलते हैं रे, क्या इकोनॉमी उसको बोलते हैं? नहीं, ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं। अरे जो ब्लैक वाला एक तो इकोनॉमी नहीं है क्या, जहां पे हम लोग बताना ही नहीं चाहते कि हम क्या बना रहे हैं। भाई इतना बड़ा देश है, कितने रिटर्न फाइल करने वाले लोग हैं, कहां से डेटा आप निकाल करके लाएंगे? आप समझ रहे हैं बात को? तो देखो, इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल वेयर
एक कच्चा इकोनॉमी लिखो ना, एक कच्चा इकोनॉमी, ब्लैक लिख देना ब्रैकेट में, runs parallelly and huge number of people don't file their tax returns. और यहां छुपाने की भी तो आदत है ना, जो सच है वो बताते ही नहीं है। एज नहीं बताती लड़कियां, छोड़िए बाकी बात, तो प्रोडक्शन तो क्या तो हम लोग बता के निहाल करेंगे, उस पर तो सरकार टैक्स ले लेगी। क्या लिखा, थोड़ा हंसी मजाक के लिए बोला, हाँ क्या लिखा, हाँ, we cannot expect to get fullest information in all the methods. Full stop. Therefore, if we get different answers under different methods, we can relate that to the error of approximation. ये अपनी बात हुई थी ना उस दिन, we can relate that to the error of approximation, या एरर लिखा मैंने, हाँ बस ठीक है। तो आप अगर कोई सम बना रहे हो, ऐसा डेटा दिया कि तीनों मेथड से सम बनेगा और दो मेथड का आंसर सेम आ गया, मान लीजिए एक का सेम नहीं आया, तो आप अपना गलती मत समझिएगा, ओके, वो डेटा ही उतना अवेलेबल नहीं है, उसके हिसाब से यह आंसर आया है। ढूंढ लीजिएगा पहले, भाई प्रैक्टिकली सेम होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं ना, डेटा अगर अवेलेबल नहीं होगा तो सेम नहीं होगा, तो आप उसको लेकर के आप टेंशन मत लेना, रिजल्ट एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन लिख करके आ जाइएगा, ठीक है। 11th-12th में बीकॉम में कभी भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का नाम सुने हो? क्या होता है प्राइमरी सेक्टर? नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को माल सप्लाई करते हैं, उनको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर वाले लोग लैंड को यूज करके, और माइनिंग वाले लोग लोहा, आयरन और बॉक्साइट वगैरह निकाल करके नाल्को को, हिंडाल्को को, टाटा स्टील को सप्लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं? जो प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, जो इनसे रॉ मटेरियल लेकर प्रोडक्शन करके माल बेचती हैं। और टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज देने वाले लोग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एरोप्लेन, कम्युनिकेशन वाला, जैसे ये जियो का पूरा जो स्टोरी है, ये टर्शियरी सेक्टर में जाएगा। ये जितने टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जितना कंपनी है, दे विल गो इनटू टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो जब हम लोग वो लेंगे, इनका प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन लेंगे, तो इन तीनों का टोटल लेना पड़ेगा, तीनों सेक्टर, क्योंकि सम प्रोवाइड सर्विसेज, सम प्रोड्यूस गुड्स। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आपको वैल्यू एडिशन का क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग यहां पे देखिए वैल्यू एडिशन के हिसाब से सम बनाए थे, अब उसका डिटेल नहीं है मेरे पास, बट ठीक है। तो उसमें तीनों सेक्टर को ऐड करिएगा, और उसमें अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो वो तीनों सेक्टर का लेस करिएगा। हाँ, फाइनल कंजम्पशन या फाइनल वैल्यू एडेड जो होता है उसी को लिया जाता है, जो फाइनल गुड्स अपन बोलते हैं, जो फाइनली कंज्यूम होता है उसी के वैल्यू को लिया जाता है। तो एक बार के लिए हम
कुछ सम्स बनाने के लिए डिस्कशन को रोकेंगे। खाली मुझे 3 वर्ड कहां लिखा हुआ ढूंढ के दिखाओ। ग्रॉस और नेट के बीच में कौन आता है? ग्रॉस और नेट के बीच में कौन आता है? नहीं, पढ़ो और बताओ। 6 नंबर पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मेरे पास उस तरह से पॉइंट लिखा हुआ नहीं है रे। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। NFIA में NFIA नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड भी कर देगा ये लोग, इतना गंदा है इस साला। फ्रॉम और टू में भी फंसाता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। हाँ, तो उसमें क्या प्लस क्या माइनस होता है? नहीं, वो NFIA क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूं। इंडियंस लोग जो बाहर में, सिंपल एग्जांपल, ये सत्या नडेला, ये इंदिरा नूई, ये जो क्या नाम सुंदर पिचाई लोग जो बाहर काम करके पैसा कमाता है, तो इंडियन लोग ही तो है ना, तो उनको ऐड करना है। और कोई अमेरिकन हमारे यहां आकर के अगर काम करता है उसको माइनस करना है। अब जैसे टाटा मोटर का जो, तो टाटा मोटर का मेन काम हिंदुस्तान में होता है, लेकिन साला लोग का CFO जो है वो हमेशा एक तो इंग्लिश मैन रहता है। क्या फैंसी है मालूम नहीं, हम लोग क्या टैलेंट का कमी है क्या, पता नहीं क्यों रखता है। अभी देखिएगा तो कौन है, हमेशा एक तो पतला दुबला गोरा सा बंदा रहेगा टाटा मोटर का। वो लैंड रोवर जैगुआर की वजह से ऐसा हुआ है, अदरवाइज टाटा तो साला इंडियन लोगों को रखता है। और एक चीज क्या था, हाँ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में कौन रहता है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में कौन रहता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में नेट जैसा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सरकार लेती है, सब्सिडी जो सरकार हमें देती है। क्लियर? एक बार पहला वाला फॉर्मूला से जो GDP निकलता था, जिसको वैल्यू एडिशन वाला फॉर्मूला बोलते थे, उस फॉर्मूला में मैंने क्या लिखाया है? सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दूसरा वाला फॉर्मूला में NNP फैक्टर कॉस्ट का जो फॉर्मूला दिया था, NNPFC वाला इनकम मेथड में, वो फॉर्मूला क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई। इसमें किसको किसको कितना कितना इनकम हो रहा है, फैक्टर और प्रोडक्शन के इनकम वाइज ये काम होता है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस और फिर मिक्स्ड इनकम। उसमें NFIA अगर ऐड कर देंगे तो वो नेशनल, क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक का जो फर्क है आपको पता ही है, तो NFIA ऐड किया गया, क्योंकि यहां पे D नहीं है, N लिखा हुआ है। इट्स नॉट NDP, इट्स NP, तो इसलिए NFIA को अलग से मुझे ऐड कराना पड़ा। आप कॉन्फिडेंट हैं? और आज जो फॉर्मूला दिए, जिसका नाम एक्सपेंडिचर मेथड है, वो फॉर्मूला क्या है? हाँ, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, प्लस जो कंज्यूम नहीं कर पाए, परचेज करके माल हाथ में रह गया, वो ऐड हो जाएगा। और प्लस अगर हमने कोई माल एक्सपोर्ट कर दिया, नेट कर देंगे ऑब्वियसली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नेट कर देंगे, इसको ऐड करके GDP निकलेगा। तो अब ये लोग, अभी हम लोग जो कुछ सम्स बनाएंगे, ऑब्वियसली कल का क्लास में जो मैंने पिछला फ्राइडे को जो सम बनाए थे उनका भी रिपीट होगा, और आज जो ये चीज पढ़े उसका भी रिपीट होगा। ठीक है? और उसके बाद वी विल शिफ्ट टू जिसको बोलते हैं पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम। भाई ये सब क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस GDP एंड नेशनल इनकम। अच्छा, GDP और नेशनल इनकम आप जानते हो अलग है दोनों। नेशनल इनकम NNPFC को बोलते हैं, नेशनल इनकम इज NNPFC। और आप जानते हो GDP और NNPFC में फर्क होता है। कहीं पे मैं लिखा भी था GDP और NNPFC, ये रहा देखो, ये लिखा था, देखो मैंने, आप खुद भी निकाल दिए थे, मतलब मुझे बोलना भी नहीं पड़ा था, आप खुद ही बोले सर लिखिए ना। तो NNPFC अगर मुझे निकालना है तो GDP ग्रॉस से नेट जाना है, डेप्रीसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है,
NFIA ऐड, मार्केट प्राइस से FC में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। तो ये काम कल आप लोग कर लिए थे पिछले फ्राइडे को, आज इसको और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंजम्पशन साइड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सोचेंगे कि आगे कैसे इसको मूव करना है। और आज मुझे कुछ जिसको बोलते हैं कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर कराना पड़ेगा, सिर्फ सम सॉल्व करने से इकोनॉमिक्स नहीं होगा। ओके, बुक में कौन सा सम हम बना, एक दो काम और कर लेते हैं, उसके बाद हम सम्स कराते। एक दो काम और छोटा सा, लास्ट पैराग्राफ का नंबर बताओ, 11 नंबर लिखो, ये करके फिर करते हैं। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, ठीक है। अब देखो, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन, अभी तो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोविड के बाद। नॉमिनल जीडीपी का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? मान लीजिए हम करेंट ईयर का बात कर रहे हैं 21-22 जो अभी अभी खत्म हुआ है, इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी प्रोडक्ट इनटू इस साल क्या मार्केट प्राइस है। इस साल का प्रोडक्शन और इस साल का मार्केट प्राइस इज नॉमिनल जीडीपी। और इस साल का अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी, तो इस साल ये प्रोडक्शन, ये मार्केट प्राइस, साला पी और पी हो जा रहा है, ये प्रोडक्शन, ये प्राइस। रियल जीडीपी क्या होता है कि प्रोडक्शन तो इसी साल का लो, लेकिन प्राइस किसी बेस ईयर का लो, पीछे वाले साल का। इससे क्या होगा कि रियल में तुमको पता चलेगा साला क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज क्वांटिटी जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसी से ना जीडीपी आएगा जी। अगर चीजों में इन्फ्लेशन है तो प्राइस बढ़ रहा है, तो कोई जीडीपी सच्ची में थोड़ी बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ के जीडीपी बढ़ गया तो वो कोई जीडीपी है क्या? प्रोडक्शन से ना जीडीपी आएगा तब ना इकोनॉमी में मूवमेंट हो रहा है, ये माना जाएगा। तो रियल जीडीपी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन। कई सारी कंट्री में इन्फ्लेशन साला 300, 400, 500% का रहता है, जीडीपी साला साल में 3 गुना 4 गुना हो जाता है। वो जीडीपी थोड़ी, आप थोड़ी माल बना रहे हो रे बाप, चीजों के दाम बढ़ गए हैं झूठ मूठ का और आपका जीडीपी बढ़ गया, नहीं है ना वो जीडीपी। तो तभी कॉन्सेप्ट आया रियल जीडीपी का। तो नॉमिनल जीडीपी इज करेंट ईयर्स प्रोडक्शन। इफ करेंट ईयर का जीडीपी हम निकाल रहे हैं तो करेंट ईयर्स प्रोडक्शन इज मल्टीप्लाइड विथ करेंट ईयर्स प्राइस। But when current year's production is multiplied with a old base year का price, it is called real GDP. तो say for example हम लोगों ने सेट किया 2012-13 is the base year. तो 12-13 का जो GDP है, 12-13 का नॉमिनल और रियल सेम रहेगा। अगर मैं 12-13 को बेस ईयर बनाया तो 12-13 का रियल जीडीपी और 12-13 का नॉमिनल जीडीपी सेम रहेगा कि नहीं, हमको बताओ। बिकॉज प्रोडक्शन इनटू प्राइस, प्रोडक्शन इनटू प्राइस, प्रोडक्शन इनटू प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, प्रोडक्शन इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर, करेंट ईयर एंड बेस ईयर आर सेम। नहीं समझे? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं कि प्राइस है ₹40 और प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स, तो 2012-13 में क्या है, 100 इंटू 40 4,000 रुपया का जीडीपी है। लेकिन अगर 2022-23 का बात हम करें, इफ माई प्रोडक्शन इज 350, भयंकर प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ है पिछले 12 साल में, एंड माई प्राइस इज 64,
22-23 का प्राइस, चीजों में दाम इन्फ्लेशन भी हुआ है, तो माई जीडीपी इज 350 इंटू 64, 22,400 एंड देर इज वन, हाँ, एंड देर इज वन मोर जीडीपी 350 इंटू 40, 350 इंटू 40, 14,000। अब आप बताइए इस 4,000 के साथ ये 14,000 ढंग से कंपेरेबल है या 4,000 से 22,400 कंपेरेबल है? 14,000 कंपेरेबल है ना। वो रियल में दिखाता है ना क्या ग्रोथ है। प्राइस का ग्रोथ कोई ग्रोथ थोड़ी होता है यार। प्रोडक्शन के ग्रोथ को ग्रोथ बोलते हैं कि नहीं, हमको बताओ। सो रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट इसीलिए यूज में आया। तो इंडिया क्योंकि इतना इन्फ्लेशन से वो है, अमेरिका में तो क्या इन्फ्लेशन के रेट कम है, उनका इन्फ्लेशन का टाइम चला गया, लेकिन हम लोग क्या तो इन्फ्लेशन बहुत है, तो हम लोगों का जीडीपी ऐसे बट 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 बढ़ा हुआ दिखता है। तो लोग बोलते नहीं रियल जीडीपी बताओ ना यार, नॉमिनल जीडीपी बता के क्या होगा। रियल जीडीपी में पता चलेगा आपका सच्ची में प्रोडक्शन बढ़ा है या प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। चीजों के दाम तो बढ़ते ही रहते हैं आपकी कंट्री में। ओके, लिखो नॉमिनल जीडीपी is current year production at current year's market price. Real GDP is, बोलो, current year's production at base year's market price. Current year's production at base year's market price. अब मान लो मैं आपको कुछ लिख के देता हूं। हाँ, मान लो कोई कंट्री का, हमारी कंट्री का नॉमिनल जीडीपी, जैसे इसी एग्जांपल में नॉमिनल जीडीपी वाज 22,400 एंड रियल जीडीपी वाज 14,000 था ना। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी को बोला जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। अब आप बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है? नॉमिनल से रियल की तरफ जाने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर इज द वे। आप नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर दो, आपको रियल जीडीपी मिल जाएगा। क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर और कुछ नहीं है, नॉमिनल डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी का एक फिगर है। नहीं समझे? तो वो जीडीपी डिफ्लेट करने के काम आता है। नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करके, डिफ्लेट करना माने हवा निकाल देना, डिफ्लेट हो गया, टायर डिफ्लेट हो गया नहीं बोलते हैं, टायर का हवा निकल गया। तो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी की तरफ ले जाने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का रोल है। लिखो जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला बताओ। नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। क्लियर? अगर मैं आपको ये बोलूं, थोड़ा सा कोशिश करना इस बार। ये तुम्हारा जो बीकॉम का जो क्लासेस होता है हायर सेकेंडरी में, 11-12 में जो कॉमर्स पढ़ते हैं बच्चे, वो आराम से पकड़ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना। अगर नहीं मेहनत कर पाओगे ना, थोड़ा बोलना सर और डेटा दीजिए, पर कोशिश तुमको ही करना है। मान लो मैंने आपको बोला कि 22-23 में
ये जो करेंट ईयर है, जीडीपी डिफ्लेटर, अच्छा जीडीपी डिफ्लेटर में इंटू 100 में प्रेजेंटेड होता है वो, हाँ इंटू 100 किया जाता है। तो मान लो मैंने आपको बोला जीडीपी इंटू 100 लिख दो, माने 1 में एक्सप्रेस नहीं होता वो, 100 में एक्सप्रेस होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं 22-23 का जीडीपी डिफ्लेटर है 140 और 21-22 का जीडीपी डिफ्लेटर है 128, ये क्या इंडिकेट करता है? ढंग से सोचो। थोड़ा लगाइए दिमाग। बोला ना, दिमाग लगाने से, सोचने से आंसर आते हैं। आप और वो आप बोल दिया आंसर। हाँ, आप चारों जन दिमाग लगाइए। कैसे दिखा? थोड़ा झांकने से दिखता है ना। नहीं दिख रहा बीबी? क्या दिख रहा है बोलिए ना। ये इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है कि कंट्री में इन्फ्लेशन है, बिकॉज ये जीडीपी डिफ्लेटर है। आप इसका जीडीपी कैसे निकाले होंगे? 21-22 का क्वांटिटी, ये डिफ्लेटर कैसे निकला होगा? क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। ये जीडीपी मान लीजिए, इसको P1 बोलता हूं, ये तो P0 बेस ईयर, तो Q1 इंटू P1 और Q1 इंटू P0। थोड़ा बुद्धि लगा देखना, हाँ आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। और ये क्या निकला? Q2 इंटू P2 डिवाइडेड बाई Q2 इंटू P0। P0 इज द बेस ईयर। अब ये Q1 खत्म, Q2 खत्म। एक तरह से P0 और P0 भी खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या दिखाइए? P1 और P2 का ही तो ग्रोथ दिखाई दिया। तो ये इन्फ्लेशन नहीं है क्या? प्राइस में कितना बढ़ोतरी हुआ है, वो इन्फ्लेशन ही तो है। तो बच्चा पहले पिक किया, प्राइस बढ़ गया है। वो सेकेंड में पिक किया, वो इन्फ्लेशन है। आप चारों को मुझे फॉर्मूला देना पड़ा, यही मैं देना चाहता था। अब मैं पूछ, अगर आप नहीं कर पाओगे तो मेरे से डेटा मांग लीजिएगा, मैं डेटा दे दूंगा आपको। लेकिन आपको चीज समझ में आया क्या हुआ? कि अल्टीमेटली दो जीडीपी डिफ्लेटर से आप इन्फ्लेशन का अंदाजा लगा सकते हो। यस और नो? लिखो। 2 TWO, 2 GDP deflators of consecutive years can give us the information about inflation. Can give us the information about inflation. इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू, यहां पे इन्फ्लेशन रेट बताइए परसेंटेज में। ये प्राइस है, ये प्राइस है। अब तो ये प्राइस ही बचा ना खाली अल्टीमेटली। कितना डिवाइडेड बाय कितना किया? हाँ 12 किया ऊपर में, न्यूमरेटर में 12 लिए ना, और डिनोमिनेटर में 128। शुरुआत वाले को बेस लिया जाता है, आखिरी वाले को बेस
नहीं लिया जाता है। तो इट्स 12 डिवाइडेड बाई 128, तो 9% रफली 9.37%। अरे ठीक है रे बाप, 37, हम ऐसे ही नहीं चाहते थे आंसर देना, आप समझो बस, काम बढ़ाओ। तो इसको कैसे फॉर्मूला में लिखेंगे, देखो जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1 डिवाइडेड बाई जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1। अभी ओके, कहाँ पे ये सब है, क्या पढ़ना है, मैं आपको बोलूंगा, आप पढ़िएगा। अभी आप, मैं जो जो बोल रहा हूं उसके साथ में चलते रहिए, ओके। सो अभी ना कुछ सम्स बनाते हैं बस इतने एस्पेक्ट पे। डोंट ऐड एनी न्यू नॉलेज इन योर ब्रेन नाउ, विल डू दैट धीरे धीरे करके, ओके। बुक में पेज नंबर 13 में जाओ। अच्छा, हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना चुके हैं बताओगे? बस खाली 4 और 9 बना है ना, ठीक है। 10 नंबर में जाओ। अब आपके पास तीनों मेथड के फॉर्मुलेशन हैं, वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, जब जब भी डेटा का देख करके कंफ्यूजन होगा, पीछे का फॉर्मूला सब चेक कर लेना। सब फॉर्मूला बॉक्स में किया हुआ है ना, पीछे का फॉर्मूला सब देख लेना। 2-3 दिन का प्रैक्टिस से सेट हो जाएगा। क्या मांगा है? ऑपरेटिंग सरप्लस मांगा है। कैसे जाओगे बताओ? सेल्स दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, और मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, और रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। 2 जीडीपी का डेटा है ना। हाँ, मेहनत लगेगा ना। देखिए, एक बच्चा ने कुछ बोला है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताओ। वो बच्चा ठीक पिक किया है। ऑपरेटिंग सरप्लस किसको बोलते हैं रे? हाँ, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट को याद है? रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट हो गया लैंड वाला पोर्शन के लिए, इंटरेस्ट हो गया जिसने पैसा लोन पे दिया उसके लिए, बिकॉज वो भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो है ही, और प्रॉफिट हो गया तुम लोग एंटरप्रेन्योर का, जो तुम लोगों ने कल मुझे ऐड कराया था वर्ड। मैं लैंड लेबर कैपिटल बोला, तुम लोग बोला लैंड लेबर कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर, सो गुड। तो वो उन्हीं का टोटल को ही तो ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं ना। लेबर का तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई हो गया, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस मांगा है। और ऑपरेटिंग सरप्लस में भी क्या है ना, रेंट और इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट मिसिंग है। अब प्रॉफिट साला कैसे निकालेंगे, बिकॉज वो तो अल्टीमेटली जीडीपी का हिस्सा है। तो बताइए कैसे जाना होगा? जीरो मान लेंगे और क्या। पहले कहां से निकालोगे जी? पहले जीडीपी निकालना होगा ना, कोई दूसरा मेथड से जीडीपी निकालना होगा, फिर उसको इनकम मेथड में घुसाना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। और कोई तरीका है निकालने का?
बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना, ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर वहां से ना प्रॉफिट भी निकाल दीजिएगा मेरे लिए। तो लिखो वी हैव टू फाइंड जीडीपी बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, इस तरह की जगलरी बहुत कराएगा वो हमसे, इसीलिए 3 मेथड एक साथ होने से फिर पूरा प्रॉपर पिक्चर सामने आता है। लिखो वी हैव टू फाइंड जीडीपी फर्स्ट फ्रॉम, बोलो कौन सा वाला मेथड, वैल्यू एडेड बोलेंगे क्या? ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। मैं कई बार प्रोडक्शन मेथड बोल दूंगा उसको, हाँ उसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, हम लोग वैल्यू एडेड ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड देन यूज दैट in computing operating surplus। क्या फॉर्मूला है, बिना देखे बोल सकते हो? वैल्यू एडेड वाला, गुड, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक, गुड। एक बच्चा बोला कि सर हमारे पास ना चेंजेस इन स्टॉक नहीं है, तो इसका मतलब चेंज इन स्टॉक हुआ नहीं है, मतलब ठीक है बढ़ा नहीं है स्टॉक, नॉर्मली ऐसे स्टॉक वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। चलो बताओ सेल्स का क्या स्टोरी है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, अब इसको कैसे लिखना चाहोगे आप मुझे बताओ। अच्छा, बच्ची बोल रही है कि एमपी को एफसी कर दीजिए, डोमेस्टिक को नेशनल कर दूं। सब हो जाएगा, आप बोलिए कैसे जाना चाहोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये फॉर्मूला यहां पे ऐसे है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस है, इस सब में एनएफआईए है क्या? देखो तो नेट फैक्टर इनकम नहीं है ना सब में, एक बार चेक कर लो उधर में नेक्स्ट पेज में। हाँ तो कम से कम वो वाला एस्पेक्ट आपका रिक्वायर्ड नहीं है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो होगा, नेट करके ही दिया हुआ ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप जीडीपी एमपी को अगर एनएनपी एफसी बना देते हो और ये पोर्शन आपके पास नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए रेडी हो जाएगा। नहीं समझे अभी भी? और नहीं तो आप अगर ऐसा कर सकते हो, कंपेंसेशन ऑफ इंप्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एनएफआईए एनएनपीएफसी हो गया। अब इसको ग्रॉस को नेट को ग्रॉस करना है तो प्लस डिप्रीसिएशन, डोमेस्टिक को, ये तो नेशनल हो गया, डोमेस्टिक है तो एनएफआईए हटा देना है, जोड़ा हुआ हटा देना है, मतलब अल्टीमेटली जीरो हो गया। और फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस कर देना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देना है। तो एक साथ करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं प्रोसेस धीरे धीरे करके चलते हैं। तो अब मुझे एक काम करो, आप आराम से एनएनपी एफसी में आ जाओ। अच्छा तभी रहेगा रे, प्रोसेस वाइज जाने से ना तभी सकोगे, नहीं तो कुछ भी सारा छोटा सा गलती पता ही पकड़ में ही नहीं आएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस वाला फॉर्मूला नेशनल इनकम वाला वो आपने एनएनपी एफसी में ही सीखा है। बस आपका तकदीर अच्छा है कि आपके पास एनएफआईए नहीं है, वो जीरो हो गया। माने हम लोग जितना इनकम बाहर से कमाया, बाहर वाला अपने से कमाया, बराबर हो गया। चल बता, जीडीपी एमपी से फॉर्मुलेशन कर।
जीडीपी एमपी गुड माइनस डेप्रीसिएशन, बढ़िया हुआ ना। फिर से बोलो, माइनस एनएफआईए। तो एनएफआईए नहीं छोड़ दूं? हाँ होगा ना, रुके। माइनस एनएफआईए नहीं, माइनस नहीं, प्लस एनएफआईए। ठीक है रे, नहीं देखे यहां पे, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं। और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, गुड। पहले ये काम कर लो, फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। बस ये ना जीरो है अपने सम में, तो अपने पास जीडीपी एमपी है 3400। डेप्रीसिएशन है क्या बेटा? हाँ देख कैसा गंदा लिख के दिया, देख, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एक बार और भी लिखा था ना ऐसा, 4 नंबर में। हाँ गुड 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 गुड। माइनस 200, एनएफआईए इज 0, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट करके ही दिया हुआ है क्या? माइनस 500, तो ये हो गया 2700। ये तरीका ठीक है। अब अपने जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला था अपने पास इनकम मेथड में, वो था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एनएफआईए। भाई ये तो सारा हिंदुस्तान का इनकम हो गया ना, जो बाहर से आया उसको तो लेना पड़ेगा ना, नेशनल निकाल रहे हैं ना। तो ये अपना नेशनल है 2700, ये उसका ब्रेकअप है, उसमें एक फिगर 0 है। हाँ, तो 2700 को आंसर में लिख के बोलो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है? अरे हाँ रे बाबा, सब मैं क्या बोला, एकदम कर सकते हो आप। इस फॉर्मूला को भी मेरे लिए ना, ये जो एनएनपीएफसी है, ये जो फॉर्मूला है एनएनपीएफसी का, इसको भी आप जीडीपी एमपी बना सकते हो। नहीं समझे बात को? इसको भी आप जीडीपी एमपी बना सकते हो। अब नेशनल नेट को ग्रॉस करना है तो प्लस डेप्रीसिएशन लिख दिया, नेशनल को डोमेस्टिक में काटना है, माने लेके जाना है, तो एनएफआई हटा दिया। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में लेकर के जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिए, तो हो तो जाएगा ही। बट क्योंकि इसका इसी से प्रैक्टिस करना उचित है, इसको नेशनल इनकम भी तो बोलते हैं ना। इनकम, ये इनकम मेथड से निकलता है ना, बोल के तो नेशनल इनकम ना। नहीं समझे? इनकम मेथड से निकलता है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम पॉपुलर है, तो मैं इसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहता था। लेकिन आप आराम से इसकी जगह जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लिख सकते हो। ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, डेप्रीशिएशन ऐड हो जाएगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा। तो कर ही सकते हो, उसमें डायरेक्ट आ जाता। मतलब ये जो 2 स्टेप में काम करना पड़ा हमें, ये एक ही स्टेप में काम हो जाता। तो वो नहीं लिखा है जानबूझ करके, क्योंकि उसका प्रोमिनेंस वहीं पर है। सबको जीडीपी एमपी में ट्रांसफॉर्म करने का जरूरत मेरे को महसूस नहीं हुआ, बोल के हम नहीं कराए। अगर आप चाहो तो अपना फॉर्मूला एक तो लिख सकते हो। डू यू वांट? नहीं ना, हाँ अपन जैसे कंफर्टेबल है चलते हैं ना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। ये कितना नंबर सम बनाया अभी हम लोग?
अच्छा मुझे प्रॉफिट निकाल के दे दो तो ऐसे कैलकुलेटर पे खाली। एंटरप्रेन्योर लोगों का पैसा कितना है इसमें? एंटरप्रेन्योर लोगों का पैसा 800 ना, 1500, 700, हाँ 800। रेंट लैंड वाला आ गया, इंटरेस्ट जिन्होंने कैपिटल दिया, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का आ गया। गुड है, सेट है पूरा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या मांगा है बताइए? नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एफसी मांगा है। एकदम डायरेक्ट कोशिश करोगे, एकदम सीधे फाइनल एक साथ। जैसे ये बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो एक तरह से सेल्स वाला काम हो जाएगा। बोलिए हाँ। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, टर्शियरी टर्शियरी, इसको प्लस माइनस कर दोगे तो वो वाला आ गया। वैल्यू एडेड मेथड का जीडीपी एमपी आ गया ना। अब एनएफआईए अगर ऐड कर दिए तो डोमेस्टिक नेशनल बन गया। डेप्रीसिएशन अगर लेस कर दिए तो ग्रॉस नेट बन गया। और एनआईटी अगर माइनस कर दिए तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बन गया। अब देखिए आप लोगों के अंदर क्या स्ट्रेंथ आ गया, डायरेक्ट, जो पहले अभी डायरेक्ट करने का हिम्मत नहीं हो रहा था, अब डायरेक्ट करने का भी हिम्मत हो गया। एक दो क्वेश्चन इनडायरेक्ट से कर लेते, स्लो उसके बाद कर लेंगे। क्या बोलते हो? उसको दिक्कत हो रहा है? ठीक है ना, चलो। टेबल बना करके लिख लें क्या? ये प्लस 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 करके लिखोगे, प्लस प्लस करके लिखोगे। वो सब नाम लिखना है बार बार, या एग्जाम में हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा नाम। वो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर, हर बार कितना लिखोगे? छोड़ो ना, हम लोग यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं प्लीज। झूठ मूठ का टाइम पास क्यों करते हैं? क्लासरूम का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? सीख तो गए ही हैं। चलो बोलो, जीडीपी एमपी। हाँ बेटा, जीडीपी एमपी 1 और 2 के अंदर का तो कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ गया है बहुत अच्छा से। बोलो 2000, बोलते जाना। हाँ, -200 प्लस 2800, वेरी गुड, प्लस 1600 -600। ये आपका सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हो गया। चेंजेस इन स्टॉक आपके क्वेश्चन में नहीं है। 4800। अब आप सीधे नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम लिखने से हमेशा प्रॉब्लम होगा बेटा। हाँ, ऐसे जरूर लिखना। देख, अपना फंडा इसी से डेवलप हुआ है, एनएनपीएफसी से डेवलप हुआ है, मालूम है ना? तो चल बता, 4800। पहले क्या माइनस कर रहे हो? नाम बताना बेटा। डेप्रीसिएशन, ग्रॉस को नेट कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन माइनस होगा। बोलो
470। डोमेस्टिक को नेशनल कर रहे हो, NFIA ऐड करना होगा। अरे साला ये कैसा दिया देख देखा कि नहीं कैसा दिया। NFIA तो लिखा, फ्रॉम वर्ड भी लिखा और -30 लिखा, और खाली 2 लिखना होता ना उसको 2 तो खाली 30 लिखता, लेकिन हम लोग को माइनस ही करना पड़ता। तो वो जगलरी है, थोड़ा चेक कर लेना बेटा। थैंक यू -30, गुड वर्ड्स, गुड वर्क ऑल्सो। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है, NIT माइनस करना है। हाँ गुड। बुक में इतना फॉर्मूला दिया हुआ है, मेरी बुक में ही, कि देख के ही डर लगेगा। एक बार लगेगा कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन सिस्टम एक बार सेट हो जाता है, ट्रिक जो हम लोग सीख जाते हैं, फिर उतना बड़ा इश्यू नहीं है। ओके भाई, मैं बोला साला नेशनल इनकम नेगेटिव कैसा कंट्री है ये बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एक इसमें इंफॉर्मेशन बेकार है, बताओ कौन सा, जो एकदम यूज नहीं होगा। परचेज ऑफ मटेरियल्स, वो एक्चुअल में इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर ऑटोमेटिक घुस गया होगा। क्यों बताइए, क्यों घुस गया होगा, बताइए, बुद्धि लगा के बताइए। जी हाँ, जिन्होंने भी फाइनल गुड्स बेचा होगा, मटेरियल ही तो परचेज किया होगा ना, उनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन मटेरियल परचेज ही तो है, तो मटेरियल परचेज के साथ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे दिया, तो मटेरियल परचेज इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन IC, ये हमें समझना होगा। तो वो बेकार है, समझ लो ना बस। चल बता कैसे जाना पड़ेगा, इसमें भी वैसे ही जाना पड़ेगा ना। क्या मांगा है बताओ, GDPFC या NDPFC? NDPFC मांगा है ना, NDPFC मांगा है ना, तो बता कैसे जाऊं। पहले हाँ चलो, सम नंबर है ये 12। थोड़ा डायरेक्ट करा लो फिर, बिना लिखे हुए बोलो। गुड, ये हुआ सेल्स ना। नाम जरूर बोलना बेटा। चेंजेस इन स्टॉक, हाँ बहुत बढ़िया। किस लिए किए -10? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना पड़ता है। वेरी गुड, ये हुआ ना काम का बात। -200 IC क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना। वेरी गुड। 240 है यार, ठीक है ना अपना। अब हमको निकालना NDPFC। बताइए कैसे जाएं। 240 को बेस बना दे, माइनस डेप्रीसिएशन है अपने पास। हाँ हमको भी दिख गया। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है। डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
अच्छा वो 30 ही है क्या? ओके, ये लो। एग्जाम में आप कुछ भी करोगे उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। हम लोग भी शुरू शुरू में नाम लिख के ही कर रहे थे, पहला 2-3 सम लिख लिख के ही किए थे। अब थोड़ा टाइम बचा रहे हैं, क्योंकि इसका टाइम बचाएंगे तो उधर में टाइम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अभी तक का आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन। दो मेथड अलग अलग, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का मिक्सचर वाला सम दिया है। 3 का एक साथ कोई सम नहीं है इंस्टीट्यूट में, 2 तक का ही है। रेडी? क्या क्या मांगा है बताओ? नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। 1 मिनट में जरा एक पेपर साइन कर दो। ओके, लिखो। कौन सा मेथड? पहले एक्सपेंडिचर मेथड लिखते हैं। इसका पहला सम बनाएंगे ना हम लोग अभी। गुड, तो थोड़ा नाम लिख के बनाते हैं इसका। हाँ, एक बार भी नाम लिखा हुआ नहीं है इसका, शॉर्ट में नाम लिखते हैं। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर भी लिखता है ना, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। चलिए ढूंढते हैं। ये जीडीपी एमपी है, हाँ, लेकिन अपने को नेशनल इनकम करना होगा इसको बाद में। हाँ, ये जीडीपी एमपी निकलेगा, अपने को नेशनल इनकम करना है, ध्यान रखिएगा। बोलो बेटा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, हाँ 2000, वेरी गुड। दिया हुआ 1100। क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखिए, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट दिया हुआ और डेप्रीसिएशन दिया हुआ। देखो क्या करें, कितना होगा ऐड करने से? 900। ये मैं ऐसे कर देता हूं तो ये ध्यान रहेगा। और नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है कितना? $4030।
एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बताओ, 4030 से स्टार्ट करते हैं, बोलिए। पहले डेप्रीसिएशन दिख रहा है, माइनस कर दो। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, एनएफआईए दिख रहा है? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है एनएफआईए रे। अच्छा, मेरा कैलकुलेटर से ढका हुआ है। ऐड कर दिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, -120। इजी है, थोड़ा सा खाली पेशेंस रखो, हो जाएगा एकदम एग्जैक्ट। वेरी गुड। और क्या मांगा है? इनकम मेथड का अच्छा बात क्या है, वो साला डायरेक्ट एनएनपी एफसी का ही फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। compensation of employees plus operating surplus plus mixed income plus NFIA. बोलिए। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं, वो नेशनल, वो डिस्पोजेबल इनकम निकालने में काम आता है, वो बेकार चीज है वो। हाँ, वो काम कब आता है? जब अपन पर्सनल इनकम निकालेंगे ना, उसमें काम आएगा। ये अभी नेशनल इनकम आ रहा है, नेशन का तो है ये पैसा। जब पर्सनल निकालेंगे तो ये पैसा चला जा रहा है ना सरकार के पास, तो माइनस हो जाता है, उसमें टैक्सेस पेड भी माइनस होता है। वो कल का एजेंडा होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास का। बोलो। ये 1820 ही दिया था कि तुमने निकाला बेटा? अच्छा हाँ, दिख गया। इतना सारा डेटा ना, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। मिक्स्ड इनकम, ओके। एनएफआईए, see the gap. See the gap. This is the error of approximation. यही मैं बोल रहा था, हिसाब से दोनों को सेम आना चाहिए था, बोलो हाँ या ना। तो ये आप इसको ये भी बोल सकते हो, सर क्वेश्चन वाला अगर चाहता तो कर सकता था ना इसको ठीक। हम लोग के स्टूडेंट के मन में तो एक तो तकलीफ जैसा नहीं होता ना, हम लोगों को तो पिक्चर परफेक्ट चाहिए सारा चीज। इकोनॉमिक साइंस नहीं है कि हर चीज पिक्चर परफेक्ट मिलेगा, तभी तो रोज लड़ाई होता है। सरकार बोलती है जीडीपी इतना बढ़ गया, ऑपोजिशन बोलता है क्या चीज का जीडीपी, भुखमरी है, लोग मर रहे हैं इधर उधर, जीडीपी तुम बढ़ाए जा रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन अभी पिछला अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ पहुंच गया। 1.5 लाख करोड़ लगातार अगर 12 महीना हो जाता है इंडिया का, 1.5 लाख करोड़, बहुत सारा गरीबी इंडिया का दूर हो जाएगा। 1.5 लाख करोड़ अगर हम लोग जीडीपी 12 महीना ले लेते हैं तो हम लोग बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे। सरकार का जितना डेफिसिट है, क्योंकि इतना इतना लोगों को खाना खिलाना, इतने गरीब लोग देश में, भूखों तो नहीं मरना चाहिए ना कोई। तो ये जो अन्न योजना ये सब जो चलाते हैं लोग देश में, जरूरी है उसके लिए जीडीपी सर, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जरूरी है। चलिए ये हो गया। अगला, अच्छा इसमें बाकी है ना, कुछ नहीं, हो गया, हो गया, लिख लो। द डिफरेंस इन दिस नेशनल इनकम अंडर बोथ द मेथड इज दी error of approximation.
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, उसमें पहला लाइन जो है ना वो रॉन्ग है, उसको काट दो। आइटम्स में जो फर्स्ट लाइन है क्या लिखा बोलो? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज रॉन्ग। मांगा क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मांगा है। अच्छा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी मांगा है। और कौन सा मेथड देखने से लग रहा है इसमें अवेलेबल है? अच्छा, इनकम मेथड है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, और रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, और मिक्स्ड इनकम। हाँ तो नहीं है तो नहीं, अपने को नहीं चाहिए और क्या। ठीक है, लिखो। तो इनकम मेथड से तो आप एनएनपीएफसी ही निकाल पाओगे, फिर वहां से फिर जो जो मांगा होगा वहां से मूव करेंगे। ठीक है, सम नंबर 14 ना, पेज नंबर 15। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपीएफसी इज इक्वल टू, शॉर्ट में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आगे बोलो बेटा, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एनएफआईए। जो जो डेटा मिलता है बताओ। 3000, वेरी गुड। ऑपरेटिंग सरप्लस है? हाँ तो ऐसे ब्रैकेट कर देते ना। 3000 आया। अच्छा, कैसे लाए बेटा? हाँ, 800, 900, 1300। ये हम इसलिए ऐसा लिखते हैं कि हमेशा एक तो दिमाग में रहे कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस इस तीन चीज को ऐड करके आया है। मैं ये नहीं बोलता आप कमजोरी है आपके अंदर, एकदम ठीक चल रहे हो आप लोग। प्लस मिक्स्ड इनकम नहीं है ना, प्लस एनएफआईए है कहां? एनएफआई ओ देखेगी नहीं। 2 बोलो क्या करना है फिर? -80। बोलिए क्या क्या मांगा है बताइए। GDPFC। अच्छा, अपने पास FC ही है तो FC सेम है, मतलब नेट इंडायरेक्ट टैक्स का लड़ाई नहीं करना है। नेट इंडायरेक्ट टैक्स का लड़ाई नहीं करना है। अपने पास नेट है, उसको ग्रॉस करना है डेप्रिसिएशन ऐड करके, और नेशनल है उसको डोमेस्टिक बनाना है, तो एनएफआईए को माइनस कर देना है। बोलो 5920 प्लस डेप्रीसिएशन। हाँ बेटा, प्लस डेप्रीसिएशन। बोलो, एक मिनट तू शांति रख। 100। अच्छा, वो दिया हुआ नहीं है 100, कैसे? अच्छा, चिंदीगिरी। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, ये प्लस फंडा क्लियर हुआ ना, नेट से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो एनएफआईए माइनस करना होगा मुझे, माइनस एनएफआईए। और समझ गए आप लोग ना, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया, क्योंकि मुझे तो माइनस करना था एनएफआईए, पर खुद एनएफआईए ही नेगेटिव था,
तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। ये हुआ ना बढ़िया बात। ये सब गलती हो जाएगा नहीं। अच्छा 6100 क्या आया अपना? नहीं GDPFC आया मेरा। आप यही बोले क्या? ओके मैं सुन नहीं पाया। ठीक है आगे बोलिए और क्या मांगा? GDP-MP। तो GDP तक तो किया हुआ ही है। MP का मतलब वो फैक्टर कॉस्ट में मैं खाली NIT नेट इंडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा। चलो नेट इंडायरेक्ट टैक्स खोजते हैं और दिया हुआ ही है। ठीक है नहीं जगलदी अभी परेशान नहीं करता। एक दो जगह ये माइनस माइनस प्लस करने का चक्कर थोड़ा गंदा है बट ठीक है। एक स्टूडेंट जैसे वो लड़का पीछे येलो टी शर्ट वाला वो एक तो फंडा बोल रहा था। बोला सर अपने ना NNPFC निकालते हैं NFIA ऐड करके। लास्ट में तो ऐड करते हैं अलग ही से तो ऐड करते हैं। अगर पहली बार ही जैसे मान लो अब यहां पे GDPFC दिया हुआ है आप अगर यहां पे NDPFC ही निकाल लें NFIA को ऐड ही ना करें तो बाद में झमेला आपकी जिंदगी में नहीं होगा। तो कैन वी ट्राई? श्योरली यस। अलग से NFIA ऐड ही तो करते हो ना। अगर यहां नेशनल नहीं लिख के डोमेस्टिक वर्ड लिख दो माने नेशनल इनकम निकालना ही नहीं तेरे को। डोंट यूज द वर्ड नेशनल इनकम। अरे नेशनल इनकम का मतलब ना NNPFC होता है यार। हम जाएंगे ही नहीं NNPFC में। हम नेशनल इनकम निकालेंगे ही क्यों? मांगा थोड़ी है। हम सीधा ही NDPFC अगर कर दें तो NFIA बिना ऐड किए हुए आराम से कर सकते हो। कोई शिकायत नहीं है मेरे को। ये -80 +80 का लफड़ा ही नहीं होता आपकी जिंदगी में। डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका। नहीं चलो हो गया अब ये काम। अभी टाइम हो गया 12:35। ठीक है 5 मिनट काम और करेंगे। ठीक है उसके बाद हम कुछ थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। 5 to 10 मिनट्स का काम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। वो 21 ही समय, मुझे लगा 30-35 समय। हो गया? क्वेश्चन देख लिए ना? चल बता कैसे जाना होगा हमें। क्या मांगा है? एक्सपेंडिचर मेथड से NNPFC निकालना है। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP-MP। तो पहले आप GDP-MP का फॉर्मूला बताओ। शॉर्ट में बोलिए। PFCE फुल फॉर्म प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां F था रे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिर एक्सपेंडिचर था। अपन F लिख के छोड़ते हैं ना। प्लस नेट एक्सपोर्ट। पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ढूंढ के लाइए।
10। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में झमेला है, बहुत सारा है। हाँ देखो क्या क्या है। एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देख कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल माने फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड कैपिटल वर्ड का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, पर खाली वही तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, स्टॉक भी तो कैपिटल फॉर्मेशन है। और नीचे देखिए एक तो एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल भी, ज्वेलरी भी तो है, वो भी तो कैपिटल फॉर्मेशन ही है। चल बोलो प्लस आपकी नजर में क्या क्या है बताओ। 350 हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। 30 हो गया स्टॉक। 10 हो गया वैल्यूएबल्स प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये सब साला बेकार है। नेट इंपोर्ट दिया हुआ है -20। श्योर? $385। और मांगा क्या है रे हम लोग से? NNPFC। डिप्रिसिएशन ढूंढो पहले तो, माइनस कर देते हैं। NFIA खोजो, मुझे ऐड करना है NFIA। फिर से देखो कैसे लिखा, देखो इनकम पेड टू अब्रॉड, वो NFIA में फ्रॉम की जगह टू है, तो क्या करूं? -20। अब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बना दो, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, प्लस कर देंगे। बोलिए क्यों? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज नेगेटिव बिकॉज देयर इज ओनली सब्सिडी, तो माइनस माइनस विल बी प्लस। अब एक बार के लिए इस तरह के क्वेश्चन को रोकेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेवन भी नहीं, 6 देखेंगे। थोड़ा जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह की बात करेंगे, इंडेक्स की बात करेंगे, प्राइसिंग की बात करेंगे, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का बात करेंगे। हाँ तीनों मेथड का प्रैक्टिस हुआ आज ढंग से। हाँ तीनों मेथड का प्रैक्टिस का सम बनाए, एक दिन और बना लेंगे, पूरा स्ट्रेंथ आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वीक में ना 2 क्लास करेंगे इकोनॉमिक्स का, मैं बता दूंगा। एक तो सैटरडे रहेगा ही, दोनों में से कोई एक दिन और करेंगे। थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा पुश करके आगे निकाल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो तो निकल गया अच्छा से। बोलो। और बीच में एक दिन मैं बाहर भी जाऊंगा, तो सैटरडे की जगह मंडे ट्यूसडे कोई दिन आ सकते हो आप लोग 11 बजे? नहीं, जो रहेंगे उसके बारे में, बाकी तो तुम लोग तो रिकॉर्डिंग कर ही लोगे। 11 बजे कौन से दिन आ सकते हो अलग से बाकी दिनों में? आ जाओगे? थैंक यू। तब मैं एक्चुअली सैटरडे को बाहर जा रहा हूं 15 तारीख को, 15 नहीं 20-21 तारीख को जा रहा हूं, मई 2021 को। तो उस वीक में ना एक दिन एक्स्ट्रा बुला लेंगे, पहले बुला लेंगे, तो मेरा क्लास मिस नहीं होगा। चलो कौन सा बोले हम लोग? क्या मांगा है? एकदम ही घटिया सम है, वो सम के जैसा सम नहीं है, खाली बस प्रैक्टिस कराने का है। और क्या फॉर्मूला बोलो?
कितना आया रे? 540। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। नॉमिनल जीडीपी छोटा है, रियल जीडीपी बड़ा है। देख, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है कंट्री में, प्राइस लेवल गिर रहा है, प्राइस लेवल गिर रहा है। प्राइस लेवल का बात करेंगे ना यहां तो। क्वांटिटी तो कट ही जाता है रे बाबा, दोनों को डिवाइड कर लेने से। आप नहीं समझे अभी भी? तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। लिखो, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू हंड्रेड से नीचे आएगा रे। बोलिए, नॉमिनल जीडीपी कितना है? कौन सा सम बना रहे हो? ओ, और हम पढ़ने कौन सा बोले? ओ, इसीलिए आप लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं मेरे वर्ड्स के साथ। ओ, तो मैं काटू फिर इसको, नहीं क्या? 2 देख लें क्या पहले? हाँ प्लीज, मैं 3 टिक लगाया हूं और 2 पढ़ रहा हूं। वही बच्चे लोग कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है। सॉरी बेटा, मेरा एरर पूरा। तो नॉमिनल जीडीपी 3000 है देख, और रियल जीडीपी 4700 है। आप समझिए बात को। प्राइस लेवल जो है वो गिर रहे हैं, तो मांगा भी है कि कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर एंड कमेंट ऑन द प्राइस लेवल। तो काफी प्राइस लेवल गिरा है, बता। तो नॉमिनल जीडीपी बताओ पहले, फॉर्मूला लिखो कॉपी में। ये 2 कर देते हैं। वही तुम लोग मैच नहीं कर पा रहे हो नहीं। अच्छा, आप देख रहे हो कि साला प्राइस इंडेक्स तो बढ़ रहा है। सर क्यों बोल रहे हैं कि गिर रहा है दाम, गिर रहा है दाम, वहां लिखा बढ़ रहा है। ये भी एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चलो बताओ, नॉमिनल जीडीपी कितना है? 3000 और रियल जीडीपी 4700। इसी से दिखाई दे रहा है, देखिए ना। मतलब कंट्री इज नॉट अंडर इन्फ्लेशन, इट इज अंडर डिफ्लेशन। 60 इसको ना परसेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये 100 में ही एक्सप्रेस ही होता है, क्योंकि बेस ईयर को 100 माना जाता है ना। कभी पढ़ा होगा आप लोग इंडेक्स नंबर की कहानियों में। लिखो, द प्राइस लेवल इन द करेंट ईयर the price level in the current year has gone down since the base year, from the base year, from 100 to 63.83। गुड। अच्छा, बस एक बार सम बनाना बंद कर दो। बुक में जाओ, पेज नंबर 1 खोलो। खोलो,
ओपन किए, कहीं कुछ टिक लगाने बोले थे? क्या क्या पढ़ने दिए थे? 1 2 बोले थे क्या पढ़ने? ओके, तो 2 नंबर पॉइंट, 1 नंबर में तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन है। जरा जो बोल्ड में लिखा हुआ नेशनल इनकम का डेफिनेशन एक बार सभी मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। नेशनल इनकम इज डिफाइंड, और अग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे। हाँ, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ all the economic goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus net factor income from abroad। हम लोग अग्री करते हैं इस बात को? वेरी गुड। अब देखो नेशनल इनकम का एस्टिमेट का यूजफुलनेस क्या है, हम लोग उसको क्यों निकालते हैं? ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ नहीं, कंपनी बोलते हैं, ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ नहीं तो कैसे पता करेंगे? फिर ये जो जीडीपी निकलता है इसमें सेक्टर वाइज ग्रोथ पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, तब ना कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है तो लोग उसमें ज्यादा कैपिटल लगाएंगे। फिर सरकार देखेगी कौन सा सेक्टर खराब कर रहा है, उसको सपोर्ट चाहिए, तो वहां पे डिमांड क्रिएट करो, उसको टैक्स सब्सिडी दो, उसको लोन दो, तो सरकार उनको आगे भी तो बढ़ाना चाहेगी ना। नहीं समझे? फिर पर कैपिटा इनकम निकालने के काम आता है, फिर बहुत सारे रेशियोज निकालने के काम आता है जीडीपी। टैक्स टू जीडीपी कैसा, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। क्या बोला? टैक्स टू जीडीपी, कि मेरा जीडीपी कितना और मेरा टैक्स कैलकुलेशन कितना है, उसके हिसाब से सरकारें टैक्स रेट डिसाइड करती हैं। नहीं समझे? कि जीडीपी ग्रो कर रहा है, इधर टैक्स ग्रो नहीं कर रहा है, तो टैक्स टू जीडीपी से टैक्स रेट डिसाइडेड होते हैं। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी एक तो रेशियो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि साला जीडीपी इतना बढ़ गया, सरकार इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहा, मान लो, तो सरकार को तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना, नया नया फैक्ट्री बनाना, तो अब मान लो बहुत इंटरेस्ट रेट हाई है, से इन ए कंट्री इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई, तो इफ इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई पीपल विल नॉट लाइक टू मेक इन्वेस्टमेंट इन बिजनेसेस। लोग नया बिजनेस नहीं खोलना चाहेंगे, बिकॉज बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो कम से कम सरकार को ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रोड बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, ताकि इंप्लॉयमेंट तो जनरेट हो। नहीं समझे? तो ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, इन सब के लिए तो जीडीपी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। तो क्यों जीडीपी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने कुछ पैराग्राफ आपको रीडिंग करने बोला है। अभी हम उसका एक बार हम लोग क्लास में बैठ के एक बार हल्का सा रीडिंग कर लेंगे, समझ में तो उस दिन भी आ गया होगा आपको सब कुछ, ये उसी तरह से पढ़ना है बार बार, सो दैट एग्जाम में हम लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है? फिर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि जिस तरह का आपका जीडीपी होता है ना, उसी तरह से आपको आईएमएफ लोन देता है। जो बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल बैंक से आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स वगैरह होता है, वो उसी तरह से हम लोगों को लोन देता है। हम लोगों का कंट्री का एक रेपुटेशन जो है वो जीडीपी से डिसाइडेड होता है। तो लोग बोलते निकालते क्यों है जीडीपी, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ इट, तो उसको इंस्टीट्यूट ने पूरा पैराग्राफ बना करके दिया है। देखो उसमें पहला पैराग्राफ है कि इससे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस पता चलता है। बाकी ऊपर का वर्ड ठीक है, नेशनल इनकम एस्टिमेट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द शॉर्ट रन, ये पूरा बेकार। पूरा बेकार मतलब एग्जाम में लिखना होगा। इंपॉर्टेंट कैच वर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, तो आप परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी को अंडरलाइन कर दो, एग्जाम में आपको वही याद रहेगा कि इंसान का परफॉर्मेंस देखना उसका पीएल बैलेंस शीट से देख सकते हो। इकोनॉमी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? जीडीपी से देखेंगे। 2 नंबर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पता चलेगा ना किस तरह के चीजों से जीडीपी बढ़ रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा, उसका कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा, तो लोग फिर उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे ना। तो पैटर्न ऑफ डिमांड
फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये अंडरलाइन होना चाहिए। Economic welfare depends on the magnitude and distribution of national income, size of per capita income and growth of these over time. तो एक वर्ड इकोनॉमिक वेलफेयर। The estimate of national income show the composition and structure in terms of different sectors of economy. Using this information, the government can fix various sector-specific development targets and formulate suitable development plans and policies to increase growth rates. तो आप लिखेंगे different sectors of economy, इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक। 5 नंबर, नेशनल इनकम प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड एनालिसिस फॉर असेसिंग एंड चूजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड फॉर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एज वेल एज इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। आप खाली लिखेंगे गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये तो एकदम दिखाई देता है, जब भी देखिएगा कि किसी सेक्टर में जीडीपी, कोई सेक्टर का जीडीपी पहले बहुत ज्यादा होता था, टोटल जीडीपी में उस सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता था, अभी अचानक से बहुत कम होने लग गया है, तो सरकारें उसको टैक्स इंसेंटिव देना, लोन देना, फलाना ढिकना करके देना। सरकार के तो इकोनॉमिक पॉलिसी की मॉडलिंग में बहुत जबरदस्त काम है जीडीपी का। गवर्नमेंट का पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी जीडीपी के बेस पे ही होता है। नेक्स्ट, माने छोटा मोटा चीज नहीं है ये। National income estimates throw light on income distribution and possible inequality on the distribution among different categories of income earner. मान लीजिए अचानक आपको दिखाई दिया कि वेजेस ऑफ एम्प्लॉय वो कम हो रहा है, उधर वो लोग प्रॉफिट वाला पोर्शन बढ़ जा रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस में जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है वो बढ़ जा रहा है या मिक्स्ड इनकम बढ़ जा रहा है, इसका मतलब लेबर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है देश में। अरे नहीं समझा बीबी? तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न पता चलता है। तो पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहां था? ये रहा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरनेशनल कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स assist in determining eligibility of loans and other funds or conditions under which such loans or funds are made available. तो इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये ऊपर भी बोला गया था, नेशनल इनकम डेटा प्रोवाइड्स ए गाइड टू मेक पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े बड़े कभी भी उसमें सीएनबीसी चैनल में शाम को 7, 8, 9 बजे के आसपास कभी भी आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स जो आते हैं उसमें आपको ये दिखेगा कि इतना टैक्स रेट बढ़ाने का क्या है। टैक्स टू जीडीपी का परसेंटेज देखिए ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं ना, कम्युनिस्ट माइंडसेट वाले लोग, वो लोग, और सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार पैसा कमाने थोड़ी बैठी है। गवर्नमेंट मीन्स वेलफेयर। हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, आप पढ़ते होंगे 11th 12th 9th 10th इसमें सिविक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स में, हिस्ट्री सिविक्स का एक तो चैप्टर होता था ना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का, तो उसमें नहीं बोलता इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। तो सरकार को प्रॉफिट क्या कमाना है, सरकार को वेलफेयर देखना है। तो टैक्स टू जीडीपी इतना हाई रख के क्या फायदा है? पहले 35% टैक्स टू जीडीपी में अगर काम होता था, अभी अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो 35 को 32 में लाओ ना यार। नहीं समझे? इधर देखो, मान लीजिए मेरा जीडीपी है 10 लाख करोड़, 10 लाख, और मेरा टैक्स कलेक्शन है 2 लाख, सब करोड़ में है।
तो मेरा 20% टैक्स टू जीडीपी है। अब मेरा जीडीपी पहुंच गया 15 लाख, तो इसको 20% ही रखना जरूरी थोड़ी है, टैक्स कम किया जा सकता है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस खास करके जहां जहां डायरेक्ट टैक्स चलो कम मत करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कम कर सकते हो। सैलरी होल्डर लोगों का तो टैक्स कम कर सकते हो ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग और काम का इंफॉर्मेशन है। तो चलो 2 नंबर पॉइंट का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया, 1 नंबर हमने भी कंप्लीट किया पढ़ करके, ठीक है। 3 आपको पढ़ना था, 3 का बी मुझे कुछ कुछ बोलना है। 3 का बी मैं चाहता हूं क्लास में रीडिंग हो। अच्छा, आपको मैंने क्या क्या पढ़ने बोला था, आप एक बार टिक लगाए थे, बोलो तो। पेज 1, पेज 2 पूरा बोले थे ना, तो मैं इसको टिक लगा देता हूं, है ना, मेरी तरफ से काम हो गया मान लेंगे। चलो ये देखो, जीडीपी कैलकुलेशन में क्या लेना क्या नहीं लेना, हम लोग पूरा अच्छा से बात किए। आपके अंदर सॉलिड स्ट्रेंथ है, फिर भी एक बार डिस्कशन हो जाए, ठीक है। आप प्रैक्टिकल सम्स बना चुके हो, आप प्रैक्टिकल का थ्योरी देख रहे हो। देखो 1, ये रोमन 1 से स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। क्यों? तो वो पूछ लेना अलग से, बोल क्या है। हाँ ये बताएंगे, ये जो जीडीपी एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स जो कहानी है ये बताएंगे। ये अभी आएगा जब मैं पर्सनल इनकम की बात करूंगा तो ट्रांसफर्स की बात आएगी। ये तो समझ में आ गया होगा इलीगल ट्रांजैक्शन वाला, क्योंकि ये साला अनअकाउंटेड रहेगा ही। चलो, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता है जीडीपी में, दे डू नॉट एंड अप इन फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, गुड। 3 नंबर पॉइंट, जीडीपी इज ए मेजर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। हर चीज आ जाता है प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन बाउंड्री बोल के वर्ड है, हर चीज आ जाता है, हर चीज का प्रोडक्शन जीडीपी में इंक्लूड होता है। 5 नंबर, 3 के बाद सीधा 5, वो 4 है ना, 5 अलग है रे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लिखा जिसका एक बाजार में दाम होता है, और जो बेसिकली मनी मेकिंग एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में लिखा, आप अगर हॉबीज के लिए कुछ करते हैं, हाउसकीपिंग के लिए करते हैं, बच्चे को बड़ा करने के लिए करते हैं, वो सब जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। इसीलिए तो इंडिया में मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी हाउसवाइफ्स कम काम करती हैं क्या, लेकिन उनका जीडीपी में साला रोल नहीं है। नहीं तो कितना जीडीपी होता, नहीं, कम प्रोडक्शन करते हैं। खाना वाना कितना बनाते हैं, वही खाना साला होटल में बनता, कंज्यूम करते हैं हम लोग। बोलो 5 नंबर पॉइंट, गुड्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट और प्रीवियसली प्रोड्यूस डू नॉट एंटर इनटू द कैलकुलेशन। इसीलिए तो ना क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंजेस इन स्टॉक याद है ना, तो इसीलिए वो ओपनिंग स्टॉक के बारे में लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक को जीडीपी में दोबारा मत लीजिएगा। बॉन्ड्स के बारे में बताए थे क्या हम आपको, असेट सच एज शेयर्स वगैरह, हाँ वो जीडीपी नहीं है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दे डू नॉट इन्वॉल्व। कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, देखो ना, लेकिन देखिए ब्रोकरेज फीस इन सबको जीडीपी में लिया जाता है। एडिशंस टू इन्वेंट्री, वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का बात दोबारा कर दिया, तो कंप्लीट हो गया ये डिस्कशन पूरा। आज टिक लगाओ आज पढ़ने में, ये सी नंबर पॉइंट, पेज 3 का सी, ये हम लोगों ने कर लिया। किए? हम लोग इसमें पेज 8 का सी पढ़ने बोले थे क्या आपको? पेज 8 का डी हो गया, इसको भी पढ़ लेना आज। पेज 8 का डी, बस इतना ही। तो
इस तरह से थोड़ा मोड़ा थ्योरी डिस्कशन भी करेंगे, क्लास में कोई वर्ड वुड मिसिंग होगा तो उसको भी हेल्प करके कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, सो कब मिलेंगे अब? अगला फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे तो एफएम के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी सैटरडे ना, सैटरडे। एक बार ये लिवरेज खत्म हो जाए फिर 2 दिन करेंगे इकोनॉमिक्स को।